वो है बल, संतुलित तथा असंतुलित बल, फोर्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए, विराम अवस्था से गतिमान करने के लिए, गतिमान अवस्था से विराम अवस्था में लाने के लिए, गति की वेग में परिवर्तन करने के लिए, गति की दिशा में परिवर्तन करने के लिए हमें एक बाह्य, कह सकते हैं प्रभाव का, प्रयास का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कोई वस्तु अगर गतिमान है, आप उसे रोकना चाह रहे हैं, किस तरीके से रोकते हैं विचार कीजिए। कोई वस्तु अगर गतिमान है, किस तरीके से रोकेंगे विचार कीजिए। और कोई वस्तु अगर रुकी हुई है, उसे गतिमान करना है, तो विचार कीजिए उसे किस प्रकार से हम रोकेंगे। तो इस प्रकार से हमें एक बाह्य प्रयास करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, जिसके द्वारा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। एक प्रकार से आप ये समझ लें, जो बाह्य प्रयास किया जाता है, प्रयत्न किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बल की संज्ञा देते हैं। तो बल देखिए, किसी भी चीज़ में दो चीज़ें आती हैं। एक तो बल का मान लीजिए एक प्रकार से क्या होती है, डेफिनीशन होती है। कोई भी डेफिनीशन होती है, संभवतः माना जाता है उसको हम किसी न किसी फार्मूला पर आधारित होती है अधिकांश। और एक होता है जैसे बल है, उसका अर्थ क्या होता है, मतलब क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर डेफिनीशन वगैरह बल की आगे बात करेंगे। सबसे पहले बल क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया जो परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों में अगर आप विचार करें कि बाह्य प्रयास के द्वारा ही वस्तु की स्थिति में, गति की दिशा में, गति जिस गति से वो चल रही है उसकी चाल में परिवर्तन कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो देखिए, इसमें बल के बारे में बताया, बल वह बाह्य कारक जिसे हम धक्का या खिंचाव भी कह सकते हैं। बल वह बाह्य कारक, धक्का या खिंचाव है, जो किसी वस्तु को विराम अवस्था से अथवा गतिमान अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करता है या परिवर्तन करता है। ठीक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अब यहाँ पर बल जो है दो प्रकार के बताए गए, एक तो बैलेंस्ड होता है और एक अनबैलेंस्ड होता है। तो संभवतः आप लोगों को जिस तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है, आपको समझ में आया गया होगा कि बल क्या होता है। कई उदाहरण भी हो सकते हैं, जैसे साइकिल आप मान लीजिए रुकी हुई है और साइकिल को आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, पैडल पर ताकत लगाकर क्या करते हैं, बल लगाते हैं। और बल लगाने से क्या होता है, वो गतिमान अवस्था में आ जाती है। अब जो गतिमान अवस्था में जब वो आ जाती है, तो आप क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक भी लगाना एक प्रकार का क्या है, बल है। तो कई ऐसे हम दैनिक जीवन में उदाहरण देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हम कोई बाह्य कारक द्वारा ही वस्तु की स्थिति, गति की दिशा या गति के मान में परिवर्तन कर रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बहुत से उदाहरण है दैनिक जीवन में, हर पल इसके उदाहरण हम देखते रहते हैं। अब आता है संतुलित बल। तो संतुलित बल के बारे में आप देख लें, अगर किसी वस्तु पर, पहले मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, यदि किसी वस्तु पर एक साथ कार्य करने वाले कई बलों का परिणामी शून्य हो, तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं और इसके प्रभाव से वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैं आपको उदाहरण के द्वारा बता रहा हूं, यानी किसी वस्तु पर एक साथ बहुत से बल लग रहे हों और बहुत से बल लगने के बाद भी उनका जो परिणामी हो, रिजल्टेंट हो, वो शून्य हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं या संतुलित बल कहते हैं। इसके प्रभाव से वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए, संतुलित बल का मैं उदाहरण आपको एक दो से दे रहा हूं। जैसे रस्साकसी का खेल होता है, एक टीम है, ये ध्यान दीजिए, और एक टीम है बी। अब ये क्या कर रहे हैं, रस्सी को खींच रहे हैं, ए टीम इधर और बी टीम इधर। ये भी 5 न्यूटन का बल लगा रही है, ये भी 5 न्यूटन का बल लगा रही है। परिणामी आपका समझ रहे हैं, शून्य हो जाएगा। और जब परिणामी शून्य हो जाएगा तो ये रस्सी किसी ना ए टीम वाली साइड पर जाएगी ना बी टीम वाली साइड पर जाएगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि परिणामी बल क्या है, शून्य है। ये बल कैसे लग रहा है, दोनों टीमों द्वारा लगाए गए जो बल है वो कैसे, संतुलित बल है। मान लीजिए आपने ए टीम है,
इसने 7 न्यूटन का बल लगाया, और इधर वाली टीम है, इसने भी 7 न्यूटन का बल लगाया। फिर परिणामी क्या हो गया? शून्य। और परिणामी शून्य हो जाने के कारण ये संतुलित बल है, और स्थिति में कोई भी परिवर्तन, मतलब दोनों टीमें ताकत तो लगाती रहेंगी, लेकिन आप समझ रहे हैं अपने ही स्थान पर खड़ी रहेंगी, बनी रहेंगी। एक मैं आपको प्रयास एक और गुटके की गति के द्वारा बता रहा हूं। जैसे कोई गुटका है, मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए आप, इससे हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, और फोर्स लगा के इसे चलाना चाह रहे हैं, तो आप देखिए ऐसा नहीं हल्के से टच कर दें तब भी ये चलना प्रारंभ कर दे। जब हम फोर्स के मान को बढ़ाते रहते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है जब ये चलना प्रारंभ करता है। तो आप देखिए ये क्यों नहीं चल रहा है, कारण क्या है? आपने एक बल लगाया इस साइड पर, मान लीजिए 3 न्यूटन का, और आप माने फर्श और गुटके के बीच में एक घर्षण बल लग रहा है। वो घर्षण बल भी कितना हो गया? 3 न्यूटन का। कुल मिला के परिणामी कितना हो गया? 0। और 0 होने के कारण ये नहीं चलता है। ऐसे ही मान लीजिए फिर आपने थोड़ा बल बताया, 4 न्यूटन कर दिया। घर्षण बल जो इसकी गति का विरोध कर रहा है पुनः कितना हो गया? 4 न्यूटन हो गया। तो ये क्या हो गया? ये दोनों ही कंडीशन ऐसी हो गई जहां पर क्या हुआ? परिणामी बल का मान 0 हो गया, जिसके कारण से आप मान सकते हैं संतुलित बल कहलाएंगे ये। अब मैं आपको असंतुलित बल के दोनों रस्साकसी की टीम से पहले डेफिनेशन बता रहा हूं, उसके बाद इन दोनों उदाहरणों से आपको उसके बारे में बताएं। बिल्कुल इसका बस थोड़ा सा चेंज है। क्या है? देखिए मैंने बढ़ाया भी है अभी आपके सामने। यदि किसी वस्तु पर एक साथ कार्य करने वाले सभी बलों का परिणामी शून्य ना हो, उसमें तो शून्य हो, परिणामी शून्य ना हो, तो इन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। इनके प्रभाव से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। स्थिति में परिवर्तन से मतलब ये भी है, अगर वो गतिमान अवस्था में है तो उसकी गतिमान अवस्था की स्थिति में भी परिवर्तन हो जाएगा। स्पीड हो सकता है बढ़ जाए, स्पीड हो सकता है कम हो जाए, वो गतिमान है रुक जाए, और अगर रुकी हुई है विराम अवस्था में तो चलना प्रारंभ कर दे। तो ऐसे बलों को परिणामी शून्य ना हो तो ऐसे बलों को क्या कहते हैं? हम असंतुलित बल कहते हैं। इसके प्रभाव से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। देखिए अब इसमें देखें आप, सबसे पहले रस्साकसी के उदाहरण वाले से ही देखें आप। मान लिए अब ये जो है ए टीम तो 5 न्यूटन का ही बल लगा रही है, और बी टीम ने लगा दिया 7 न्यूटन का बल। तो आप समझ रहे हैं जो परिणामी बल होगा वो कितना हो जाएगा? 2 न्यूटन का हो जाएगा, क्योंकि अब ये बराबर तो रहे नहीं, और जब बराबर नहीं रहे तो 7 और 5 का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया? 2 न्यूटन। और ये 2 न्यूटन होने के बाद जो रस्सी है वो कौन सी टीम खींच लेगी? बी टीम खींच लेगी। तो इस समय आप समझ रहे हैं कैसा बल है? ये असंतुलित बल है, क्योंकि इनका परिणामी शून्य नहीं है। अब देखिए गुटके की गति से आप देखें, जब आप लगातार फोर्स बढ़ाते रहते हैं तो लगातार फोर्स बढ़ाने पर या बल बढ़ाने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि अब घर्षण बल का मान क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। और मैक्सिमम हो जाने के बाद अगर आप बल बढ़ाते हैं तो घर्षण बल तो बढ़ नहीं सकता। आप जो बल लगा रहे हैं उसके मान को आप लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। उस स्थिति में क्या हो जाएगा? उस स्थिति में ये डस्टर या गुप्ता गति करना प्रारंभ कर देता है। जैसे आपने मान लिया और बल बढ़ाया, आपने 5 न्यूटन, और ये जो घर्षण बल है अधिकतम हो गया था, और अधिकतम होने की वजह से परिणामी बल था वो किस डायरेक्शन में लगा? इस डायरेक्शन में लगा। जैसे इसमें मैंने आपको बताया किधर गति करना शुरू कर देगा? ये इस डायरेक्शन। इसी प्रकार से इस पर जो घर्षण बल का तो मान मैक्सिमम हो गया। अब आपने जब बल बढ़ाया 5 न्यूटन किया तो 5 न्यूटन का बल करने पर इस पर परिणामी बल लगेगा 1 न्यूटन, क्योंकि इसका परिणामी शून्य नहीं हुआ, और ये गति करना प्रारंभ कर देगा। तो मैंने आपको इसमें बल क्या होता है
और बल के साथ साथ मैंने आपको बताया बल दो प्रकार के बताए गए, एक तो बैलेंस्ड फोर्स होता है, एक अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। इनके बारे में बताने का प्रयास किया है। स्टूडेंट मैंने कहा समझ में आना चाहिए, समझना बेहद आवश्यक है, रटने का यहाँ पर कोई काम नहीं है। केवल आपने ये समझ लिया कि परिणामी बल शून्य हो, परिणामी बल शून्य ना हो, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया, कोई आपने एग्जाम्पल या कॉन्सेप्ट नहीं आप समझ पाए, तो फिजिक्स को समझना वो गति के नियम से संबंधित है। और गति के से संबंधित जो नियम है वो 3 नियम है। उनमें से जो पहला नियम है उसके बारे में मैं आज विचार कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। गति का प्रथम नियम जड़त्व तथा द्रव्यमान, इसमें जड़त्व और द्रव्यमान के बारे में भी डिस्कशन करना है, इसलिए उसी टॉपिक को साथ में लिखा है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ मास। देखिए पहला नियम क्या है, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, आप समझ रहे हैं, उसकी विराम अवस्था को परिवर्तन करने के लिए निश्चित ही आपको क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है, तो एक समान चाल से चलती हुई वस्तु की चाल में परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। और जब तक बल नहीं लगाएंगे तो वो जिस स्थिति या अवस्था में है, अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में बनी रहेगी, और समान वेग से गतिमान है या समान चाल से गतिमान है तो वो लगातार समान चाल से ही चलती रहेगी। ये जो गुण है, यानी बिना बल लगाए उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन ना होने का जो गुण है, इसे हम जड़त्व कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। जड़त्व बना है जड़ से, और जड़ माने एक प्रकार से क्या, रुका हुआ। तो देखिए पहला जो नियम, मतलब किसी वस्तु की भौतिक रूप से अगर हम बात करें, अवस्था में परिवर्तन करने के लिए, चाहे वो कैसी भी अवस्था है, चाहे गतिमान अवस्था है, चाहे विराम अवस्था है, उसमें अगर हम परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो बाह्य बल की आवश्यकता अवश्य होगी। बिना बाह्य बल के ये परिवर्तन करना संभव नहीं है। और पहले नियम को, गति के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसे आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए मैंने इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वैसे मैंने आपको बता दिया है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही बनी रहेगी, और यदि एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो उसी दिशा में चलती रहेगी, जब तक कि उसकी वर्तमान अवस्था में बाह्य बल लगाकर कोई परिवर्तन ना किया जाए। इसी प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले क्या होता है, विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या है, अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही बने रहने का प्रयास करती है। अगर उसकी विराम अवस्था को परिवर्तन करना चाह रहे हैं आप, तो उस पर एक बाह्य बल आरोपित करना होगा। ये क्या हो गया, विराम का जड़त्व। दूसरा आपका गति का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या है, अगर कोई वस्तु गतिमान तो है, लेकिन जो गति करते समय उसकी समान चाल है, समान चाल के मान में अगर हम परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो समान चाल के मान में परिवर्तन करने के लिए भी हमें उस पर एक बाह्य बल आरोपित करना होगा। अब इसके मैं आपको कई उदाहरण है, उसमें से 2 उदाहरण बता रहा हूं जो हम अपने व्यवहारिक जीवन में महसूस भी करते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल है, चलती गाड़ी में बैठे यात्री का अचानक रुकने पर आगे की ओर गिरना। अगर किसी गाड़ी में आप सफर कर रहे हैं और ड्राइवर को अचानक ब्रेक लगाने पड़े तो आपने देखा होगा आप आगे की ओर गिर पड़ते हैं। कारण क्या है, आप जरा ध्यान दीजिए। गाड़ी गतिमान है, गाड़ी में बैठा हुआ यात्री है, वो भी क्या है, गतिमान है। अब गाड़ी जैसे ही ब्रेक लेके रुकती है, शरीर का जो नीचे वाला भाग है वो गाड़ी के साथ विराम अवस्था में आ जाता है, जबकि ऊपरी भाग क्या रहता है, ऊपरी भाग गतिमान रहता है, जिससे वो क्या होता है, आगे की ओर गिरता है। इस पॉइंटर की सहायता से आप समझ सकते हैं। ये भाग जो है गाड़ी के संपर्क में है, गाड़ी के रुकने पर रुक गया और ये गतिमान रहा, तो क्या पोजीशन बनेगी, ये पोजीशन बनेगी, आगे की ओर गिरेगा। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर यात्री का पीछे की ओर गिरना, इसका जस्ट उल्टा पहले वाले का। देखिए
जब गाड़ी चलना प्रारंभ करती है, तो गाड़ी चलना प्रारंभ करती है तो गाड़ी में बैठा हुआ जो यात्री है उसका जो नीचे वाला भाग है, शरीर का नीचे वाला भाग है, वो तो गाड़ी के साथ क्या होता है, गतिमान हो जाता है, और ऊपर वाला भाग जो है वो अब भी विराम अवस्था में रहता है। तो क्या पोजीशन बनेगी, ये चलने लगा और ये क्या रुका हुआ है, तो क्या होता है, पीछे की ओर। किधर गिरेगा, वो पीछे की ओर गिरेगा। तो मैंने दो उदाहरण बताए, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, आपके समझ में भी आ गया हूँ। पहला बताया चलती गाड़ी में बैठे यात्री का अचानक रुकने पर आगे की ओर गिरना, और दूसरा बताया रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर यात्री का पीछे की ओर गिरना। वो गति के द्वितीय नियम से संबंधित है। गति के 3 नियम होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने गति के प्रथम नियम के बारे में बताया था। अब आप देखिए गति के द्वितीय नियम के बारे में आप बता रहे हैं। तो एक तो गति का जो द्वितीय नियम है वो संवेग की परिभाषा के आधार पर एक्सप्लेन किया गया है। तो संवेग की परिभाषा के आधार पर एक्सप्लेन करेंगे, इसे अगले वीडियो में करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये छोटे क्लासेज में भी 9 से पहले भी हम ये डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। तो हम ये बताएंगे, ये F बराबर ma जो होता है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है ये बल। इसे अभी हम आगे चलकर संवेग की परिभाषा के आधार पर भी मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन करेंगे। तो ये F बराबर जो ma होता है इसका हम स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम इसे स्पष्ट करेंगे। आप ध्यान दीजिए, प्रयोगों द्वारा ये बात सिद्ध हो चुकी है और हम जनरली आपको अभी बता रहे हैं बाई एग्जाम्पल पर कि एक निश्चित द्रव्यमान स्मॉल m पर लगाया गया बल उसमें उत्पन्न त्वरण के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल होता है A, जबकि m का मान क्या हो, कांस्टेंट हो। एक इधर देखिए एग्जाम्पल, आप देखिए समझ में आ जाएगा आपके। एक वस्तु ऐसी है, m का मान नियत है 5 किलोग्राम की, m तो निश्चित हो गया। अब अगर हम त्वरण कितना उत्पन्न करना चाह रहे हैं, 10, और दोबारा हम त्वरण उत्पन्न कितना करना चाह रहे हैं, 20। आप समझ रहे हैं कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। जिस कंडीशन में आपको त्वरण का मान 20 उत्पन्न करना है, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उत्पन्न करना है, उस समय आपको ज्यादा बल आरोपित करना पड़ेगा। तो ये तो पहली कंडीशन हो गई, एग्जाम्पल के द्वारा भी मैंने आपको बता दिया। यानी आप समझ लें त्वरण ज्यादा उत्पन्न करने का आप सीधे सीधे ये है कि हम उसकी स्पीड को ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं ज्यादा बल हमें अप्लाई करना होगा। दूसरा, ये निश्चित त्वरण स्मॉल a उत्पन्न करने के लिए आरोपित बल F द्रव्यमान स्मॉल m के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यदि a का मान कांस्टेंट है, अगर हम त्वरण के मान में निश्चित परिवर्तन करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए इसका जो द्रव्यमान है उस पर बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसे भी मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता रहा हूं। मान लीजिए एक पिंड है जिसमें उत्पन्न होने वाला त्वरण हम 5 ले रहे हैं, हमें 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करना है। अब आप देखिए एक पिंड ऐसा है जिसका द्रव्यमान कितना है, 5 किलोग्राम है, और एक पिंड ऐसा है जिसका द्रव्यमान कितना है, 10 किलोग्राम। दोनों पिंडों में अगर हम समान त्वरण उत्पन्न करना चाह रहे हैं तो आप समझ रहे हैं जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उस पर आपको बल भी ज्यादा आरोपित करना होगा। इसलिए F प्रोपोर्शनल हो जाएगा m के, जबकि a का मान क्या है, कांस्टेंट। इक्वेशन 1 और सेकंड को 1 और जो सेकंड है उसे हम सम्मिलित कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल हो जाएगा m। जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट लेते हैं, उस कांस्टेंट को मान लिया k। यहाँ पर जो कांस्टेंट k है उसका मान हम 1 ले सकते हैं, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अभी। तो F बराबर क्या हो जाएगा, m। यानी जो मैंने यहाँ पर सेकंड लॉ आपको बताया था उसका स्पष्टीकरण इसके द्वारा मैंने कर दिया और बाई एग्जाम्पल मैंने आपको समझा भी दिया। अब आप देखिए ये जो दूसरा नियम है, इसमें पहला जो नियम है, फर्स्ट लॉ है, वो समाहित है। कैसे है, F बराबर क्या होता है, m। यदि F बराबर 0 हो तब, अगर F का मान यहाँ पर 0 रख देंगे तो A का मान क्या हो जाएगा, 0। यानी हम बाह्य बल आरोपित नहीं कर रहे हैं तो त्वरण का मान क्या होगा, 0।
त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। इसका मान क्या हो गया 0। इसका मतलब हो गया डेल्टा बी जिसे हम वेग परिवर्तन कह रहे हैं उसका मान 0 हो गया। और वेग परिवर्तन का मान 0 होने का मतलब है वेग का मान क्या हो गया कांस्टेंट। जैसे कोई रॉकेट है जिसकी चाल अभी कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, कुछ देर बाद भी उसकी चाल कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो उसके वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। और वेग में परिवर्तन जब नहीं हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, उसका वेग क्या है कांस्टेंट है। चर्चा करने वाले गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए एक तो हमने F बराबर आप लोग जानते हैं, अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया F बराबर क्या होता है, ma है, और F बराबर ma है, वही क्या है गति का द्वितीय नियम है। अब गति के द्वितीय नियम को संवेग परिवर्तन की दर के अनुसार आज ड्राइव करेंगे। किस तरीके से हम निकालते हैं देखिए, माना स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु स्मॉल u वेग से गतिमान है, इसका प्रारंभ वेग क्या u है, उस पर F बल लगाने पर बल लगाएंगे तो उसका वेग बढ़कर v हो जाता है। और v वेग जब बढ़कर हो जाता है तो कितना समय लगता है, यानी से u से v वेग प्राप्त करने के लिए उसका जो समय अंतराल है वो कितना डेल्टा टी। संवेग की परिभाषा आप लोग जानते हैं, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग की। तो सबसे पहले हमने प्रारंभिक संवेग निकाला, तो प्रारंभिक संवेग p1 बराबर हो गया द्रव्यमान गुणा प्रारंभिक वेग। उसके बाद हमने निकाला अंतिम संवेग, तो अंतिम संवेग को p2 मान लिया, द्रव्यमान गुणा अंतिम वेग v है। अब हमने निकाला संवेग परिवर्तन, तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, तो mv माइनस mu। डेल्टा p संवेग परिवर्तन को डेल्टा p, कहीं पर अगर डेल्टा लगाओ तो आप समझ लें उस क्वांटिटी में क्या है परिवर्तन है, डेल्टा p बराबर हो जाएगा mv माइनस u। अब हम निकाले संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर का मतलब सीधे सीधे संवेग परिवर्तन जितने समय अंतराल में हुआ है उससे संवेग परिवर्तन को भाग दे दो, यानी डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। तो m ये b माइनस u अपॉन डेल्टा t दोनों साइड पर भाग देंगे, ये डेल्टा p अपॉन डेल्टा t हो गया, ये m हो गया। ध्यान दीजिए ये हो गया वेग परिवर्तन बटे समय, b माइनस u अपॉन t का मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय अंतराल। तो ये हो गया वेग में परिवर्तन अपॉन समय, और वेग में परिवर्तन अपॉन समय आप लोग जानते हैं इसे हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो F बराबर क्या हो गया ma हो गया। अब गति का जो द्वितीय नियम है वो F बराबर ऑलरेडी क्या होता है ma। अगर हम दोनों की तुलना कर दें तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और सेकंड से जो हमें प्राप्त होता है डेल्टा p अपॉन डेल्टा t बराबर क्या हो गया F। यानी हमारे पास जो निष्कर्ष निकल के आया वो ये निकल के आया, संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो F बराबर जो ma है और डेल्टा p अपॉन डेल्टा t बराबर F है, ये एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं पर क्या है रिलेटेड है। तो इस रूप में भी हम बल को रिप्रेजेंट F बराबर ma के आधार पर भी रिप्रेजेंट करते हैं और डेल्टा p अपॉन डेल्टा t के आधार पर भी रिप्रेजेंट। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गति के तृतीय नियम की, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। गति का तृतीय नियम बताने से पहले, स्टेटमेंट बताने से पहले कुछ मैं आपको ऐसी घटनाएं बता रहा हूं जिससे आप समझने का प्रयास करें कि थर्ड लॉ है क्या, क्यों इसके कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी। आप किसी मेज पर, लकड़ी की मेज पर जोर से हाथ मारे, घूंसा मारते हैं, आपने महसूस किया ताकत तो आपने लगाई मेज पर, घूंसा तो आपने मारा, लेकिन आपके हाथ में दर्द क्यों हुआ, क्या कारण है। इसी प्रकार से मान लिया आप अंधेरे में जा रहे हैं और अंधेरे में जाने पर आपका किसी दीवार से सिर टकरा गया, तो टक्कर तो आपने मारी थी, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आपके सिर में चोट लगी, एक बल लगा। तो यही क्या है, यहाँ से ही गति के तृतीय नियम का कॉन्सेप्ट आता है। अभी मैं आपको आगे स्टेटमेंट बताने के बाद और भी इसके एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे आपको स्पष्ट हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, मैं सीधे सीधे स्टेटमेंट बता रहा हूँ। देखिए मैंने लिखा हुआ है, जब भी कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में पहली वस्तु पर लगाती है। मतलब एक वस्तु के द्वारा जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाया जाता है, दूसरी वस्तु के द्वारा उतना ही विपरीत दिशा में बल पहली वस्तु के द्वारा पहली वस्तु पर लगाया जाता है। इसे हम छोटे शब्दों में
कथन के रूप में तृतीय नियम को ऐसे कह सकते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अब इसका बहुत ही प्रायोगिक प्रदर्शन बहुत ही आसान है, हम लोग कर सकते हैं। हमने दो स्प्रिंग बैलेंस ली, कमानीदार तुला आप मान सकते हैं। इनमें एक का नाम ए है और एक का नाम क्या है, बी है। हमने बी जो स्प्रिंग बैलेंस है उसका एक सिरा किससे लगा दिया, दृढ़ाधार से, दीवार से, और उसमें हमने कनेक्ट कर दिया दूसरे ए स्प्रिंग तुला के हुक को। और जब हम यहाँ पर हैंड से इसे खींचते हैं तो आप इसे खींच रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि आप तो इस पर बल किधर लगा रहे हैं, इस दिशा में, क्योंकि आप इस साइड पर खींच रहे हैं। और ठीक उतना ही बल दूसरी स्प्रिंग तुला जो है उस पर किधर लग रहा है, आपने बल लगाया विपरीत दिशा में लग रहा है। आप ऐसे मान सकते हैं, आपने इधर खींचा तो बल लगाया इधर, और इस पर बल किस साइड पर लगा, इस साइड पर लगा। दोनों जो स्प्रिंग तुला हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जबकि हमने ए स्प्रिंग तुला है उससे क्या करते हैं, खींच रहे हैं। तो हमने देखा जो रीडिंग ए में थी ठीक उसी के बराबर रीडिंग किसमें, बी में। यानी लगने वाला जो बल है वो बराबर है, लेकिन कैसा है, विपरीत है। इसमें लग रहा है इस साइड पर और इसमें लग रहा है इस साइड पर। एक में लग रहा है इस साइड पर बल और दूसरे में बल किस साइड पर लग रहा है, इस साइड पर लग रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूं तृतीय नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले आप याद रखिए, न्यूटन के तृतीय नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। नंबर 2 इससे संबंधित महत्वपूर्ण बात है, यह बल एक साथ अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। ये बल जो अप्लाई होते हैं वो एक साथ लगते हैं, लेकिन क्या होती है, क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर ना होकर कैसी होती है, अलग अलग वस्तु पर होती है। तीसरा है, मैंने आपको बताया बल के मान बराबर हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि दो वस्तुओं में उत्पन्न होने वाला त्वरण अलग अलग क्यों है, जिन पर क्रिया और प्रतिक्रिया का बल लग रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूं, आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए, हमने मान लिया उत्पन्न होने वाला बल क्या है, हमने मान लिया 20 न्यूटन है। इतना ही अगर क्रिया बल है तो इतना ही क्या होगा, प्रतिक्रिया बल होगा। अब हमने माना एक वस्तु ऐसी है F1 बराबर, लगाया फार्मूला M1A1, बल तो लगा 20। हमने मान लिया इसका द्रव्यमान कितना है, 5 है। ध्यान दीजिए, तो त्वरण कितना हो, A1, तो A1 बराबर हो गया 20/5 बराबर कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। अब आप देखिए, इसमें तो उत्पन्न हुआ त्वरण 4। अब बल तो प्रतिक्रिया बल भी इतना क्रिया बल के बराबर होगा, तो F2 बराबर क्या होगा, ये हो गया M2A2। ये तो 20 रहेगा ही रहेगा। हमने मान लिया इस बार जो द्रव्यमान है वो कितना ज्यादा है, 10 है A2, तो A2 बराबर यहां पर क्या हो जाए, 20/10 बराबर कितना हो जाएगा, 2। हम देख रहे हैं क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल भी एक दूसरे के बराबर होने के बाद भी द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि किसमें त्वरण अधिक उत्पन्न होगा। जैसे आप बहुत आसान समझ लें, अगर किसी बंदूक से हम गोली फायर करते हैं तो वो तो बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, ठीक उतनी तेजी से अगर बंदूक भी पीछे हट जाए तब आप समझ सकते हैं क्या होगा। लेकिन है क्या, गोली कम द्रव्यमान की होती है, उसमें त्वरण होता है उत्पन्न ज्यादा है। प्रतिक्रिया बल लगता तो उतना ही है, लेकिन बंदूक का द्रव्यमान होने के कारण, अधिक होने के कारण ऐसे आप मान सकते हैं कि उसमें उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होता है, कम होता है। अब आप देखिए, ये मैंने आपको एग्जाम्पल से बताने का प्रयास किया और ये पॉइंट महत्वपूर्ण भी है, इसे मैथमेटिकल मैंने प्रूफ करके दिखाया है। अब एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ। पहला कई एग्जाम्पल हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। दैनिक जीवन में हम क्रिया प्रतिक्रिया संबंधित बहुत से एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है बंदूक से गोली चलने पर पीछे की ओर धक्का लगना। आप किसी बंदूक से अगर फायर करते हैं तो आप देखेंगे गोली तो आगे की ओर जाएगी, क्रिया बल तो लगा समझ लें आगे की ओर, और उसका जो प्रतिक्रिया बल लगा वो किधर लगा, पीछे की ओर।
जिसकी वजह से पीछे की ओर क्या लगता है, धक्का लगता है। दूसरा मैंने बताया रॉकेट की गति। जब रॉकेट को छोड़ा जाता है तो रॉकेट को छोड़ते समय क्या होता है, उसमें जो ईंधन होता है, ईंधन जब वो जलता है, फ्यूल जब जलता है तो गैसें बनती हैं। वो गैसें तेजी से किधर निकलती हैं, नीचे की ओर। और जब वो गैसें तेजी से नीचे की ओर निकलती हैं तो उनके प्रतिक्रिया बल से जो रॉकेट है वो ऊपर की डायरेक्शन में जाना प्रारंभ हो जाता है। तो आज मैंने गति के तृतीय नियम को आपको बताने का प्रयास करने वाले संवेग संरक्षण, या हम कह सकते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत की। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, स्टेटमेंट में आपको बता रहा हूं। यदि दो वस्तुओं या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो निकाय का जो संयुक्त संवेग है वो हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर दो वस्तुएं हैं हम मान रहे हैं और वो क्या है, टकरा रही हैं, तो टकराने से पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। इसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा हमने रिप्रेजेंट किया है। देखिए दो गेंदें हमने मान ली, एक गेंद है ए और एक गेंद क्या है बी। पहली गेंद का द्रव्यमान एम ए है और दूसरी गेंद का द्रव्यमान एम बी है। टक्कर से पहले इस डायरेक्शन में ये जा रही हैं और इनका एक का वेग है यू ए और दूसरे का वेग है यू बी। ए जो लगाया है वो ए गेंद के लिए लगाया है और बी लगाया है बी गेंद के लिए। अब जब ये टकराई हैं, ये टकराते समय स्थिति है, तो ए ने तो बी पर बल लगाया इस डायरेक्शन में जिसे हमने कह दिया एफ ए बी, और बी ने ए पर बल लगाया इस डायरेक्शन में जिसे हमने कह दिया एफ बी ए। अब टकराने के बाद जब ये अलग हो गई, तो टकराने के बाद जब ये अलग हो गई तो इनके वेग में परिवर्तन हो गया और ए वाली जो गेंद थी उसका वेग हो गया बी ए और बी वाली जो गेंद थी उसका वेग हो गया बी बी। अब आप देखिए ए तथा बी के टकराने से पहले संवेग, संवेग आप जानते सभी लोगों को पता है, संवेग निकालने का एक फार्मूला होता है, पी बराबर क्या होता है, एम बी होता है। पी बराबर एम बी, एक प्रकार से द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। तो आप देखिएगा यहाँ पर ए तथा बी के टकराने से पहले संवेग ये हो जाएगा एम ए यू ए, क्योंकि प्रारंभिक वेग लगाएंगे, और ऐसे ही हो जाएगा एम बी यू बी क्योंकि हमने प्रारंभिक वेग लिया, और टकराने के बाद के जो संवेग हो जाएंगे हम अंतिम वेग लेंगे। तो ये हो जाएगा एम ए बी ए और एम बी बी बी। अब देखिए एक के संवेग परिवर्तन की दर हम निकालें तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग अपॉन डेल्टा टी। एम ए हमने इसमें से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये हो गया बी ए माइनस यू ए अपॉन डेल्टा टी। इसी प्रकार से बी के संवेग परिवर्तन की दर निकाली तो हमने अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग घटा दिया और डेल्टा टी से भाग दे दिया। ये हो गया एम बी 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 माइनस एम बी यू बी अपॉन डेल्टा टी। एम बी कॉमन आ गया तो ये बी बी माइनस यू बी अपॉन क्या हो गया, डेल्टा टी। अब गति के तृतीय नियम से आप जानते हैं, आपको पता है कि ए गेंद बी पर जितना बल लगाएगी बी गेंद भी ए पर उतना ही बराबर लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाएगी। तो ये एफ ए बी बराबर हो जाएगा माइनस एफ बी ए। ये वाली जो वैल्यू है संवेग परिवर्तन की जो दर है हमने यहाँ पर रख दी। डेल्टा टी कैंसिल हो गया, हमने मल्टीप्लाई किया तो एम ए बी ए माइनस एम ए यू ए बराबर माइनस एम बी 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 माइनस माइनस प्लस एम बी यू बी। एम ए यू ए इधर पहुंच गया तो ये प्लस का ये इधर पहुंच गया तो ये बन गया एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, और ये एम ए बी ए और ये इधर आगे प्लस का हो गया तो एम बी बी बी। ये हो गया पहली गेंद का प्रारंभिक संवेग, ये हो गया दूसरी गेंद का प्रारंभिक संवेग, ये हो गया पहली गेंद का अंतिम संवेग और ये हो गया दूसरी गेंद का अंतिम संवेग। हम कह सकते हैं ये हो गया टकराने से पहले का संवेग और ये हो गया टकराने के बाद का संवेग। तो टकराने से पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग आपस में क्या है, बराबर है। ये हमने जैसा स्टेटमेंट में बताया कि दो वस्तुओं के निकाय पर अगर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है तो उनका जो निकाय का संयुक्त संवेग है वो क्या रहता है, नियत रहता है। जो निकाय है अलग अलग बोल रहे हैं तो हम गेंद बोल रहे हैं ए और बी, और दोनों को हम सम्मिलित मान लें ए और बी को तो हम उसे कह सकते हैं निकाय कह सकते हैं।
यहाँ पर ये दो वस्तुओं के ही लागू नहीं होता, दो से अधिक वस्तुओं पर भी लागू हो सकता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको फिजिक्स से रिलेटेड सभी वीडियो प्राप्त हो जाएं।